हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संजय यादव। वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल द जीनियस फाउंडेशन। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर की जो फर्स्ट यूनिट की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डी ब्रोगली इक्वेशन और डी ब्रोगली रिलेशनशिप है, उस टॉपिक को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होता है, डी ब्रोगली रिलेशनशिप क्या होता है और इनका सिग्निफिकेंस क्या है। क्लियर है? चलिए डिस्कस करते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन के बारे में। डी ब्रोगली रिलेशन, तो डी ब्रोगली रिलेशन होता क्या है, इसको कैसे डिराइव किया जाता है। मेनली आपके जो बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट यूनिट में जितना आपका सिलेबस है उसमें रिलेशन और सिग्निफिकेंस के बारे में डिस्कस किया गया है कि कैसे डिराइव किया जाता है डी ब्रोगली रिलेशनशिप। तो ध्यान दीजिए, ये जो है आपका ये रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप कैन बी डिराइव्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मास एनर्जी रिलेशनशिप प्रपोज्ड बाय मैक्स प्लांक एंड आइंस्टीन। मास और एनर्जी के बीच जो रिलेशनशिप दिया है प्लांक और आइंस्टीन ने, उनके कॉम्बिनेशन से ये जो रिलेशनशिप डिराइव किया गया है। तो कैसे इसको डिराइव किया जाता है, इसको इसमें डिस्कस करते हैं। देखिए, आप प्लांक का जो आपका जो रिलेशन है उसको आप जानते होंगे। अकॉर्डिंग टू प्लांक, ये जो फोटॉन ऑफ लाइट हैविंग एनर्जी ई होती है वो एसोसिएटेड होती है वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू के। किस रिलेशन से ये एसोसिएट होते हैं? तो ये जो आपका फोटॉन की जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के, और ये जो आपका एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एच होता है उसको बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू प्लांक, एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन पाया जाता है? तो दैट इज E इज इक्वल टू एच न्यू। क्लियर है भाई? ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, एनर्जी ऑफ फोटॉन को एच न्यू से दिखाया जाता है, इसमें कोई आपको डाउट वाली बात है ही नहीं। अब ये तो बात हुई प्लांक की। अब आइंस्टीन क्या बोलता है? आइंस्टीन ने मास के साथ रिलेशन दिखा दिया एनर्जी का। यहाँ पर प्लांक ने क्या किया है, उसके फ्रीक्वेंसी के साथ एनर्जी का रिलेशन दिखाया है। और ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, मास एंड एनर्जी आर रिलेटेड टू ईच अदर, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो आइंस्टीन का क्या रोल रहा एनर्जी में? तो उन्होंने मास के साथ रिलेशन दिखा दिया एनर्जी का कि आपका मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी E इफ वेलोसिटी इस लाइट इज c, जहाँ पर c जो है क्या है, आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको ये भी पता है कि E इज इक्वल टू mc स्क्वायर होता है। तो मास और एनर्जी में क्या रिलेशन है, वो होता है आइंस्टीन के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर एनर्जी अगर सेम है, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दूँ तो h न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mc स्क्वायर। चलिए, तो ऑन कंबाइनिंग अबाउट टू रिलेशंस, h न्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो ये जो आपका mc स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू है, उसमें अगर हम डिफरेंट टाइप के जो टर्म्स हैं उनको डिफरेंट टर्म से अगर रिप्लेस कर दें, जैसे कि फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ से आप क्या करें, रिप्लेस करें, तो कुछ रिलेशंस होते हैं फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इन सभी चीज़ों की एनर्जी की। जैसे कि यहाँ पर एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन है हम उसको देखते हैं। तो आपको पता होगा कि ये जो आपका वेवलेंथ लेमडा होता है उसका फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन होता है, तो ये जो है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप इसको और कैसे लिख सकते हैं? देखिए, लेमडा को आप क्या लिख सकते हैं, c बाई न्यू। और जब c बाई न्यू लिख सकते हैं तो यहाँ पर c तो वेलोसिटी ऑफ लाइट और कांस्टेंट होती है, तो लेमडा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। यहाँ पर देखिए, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मास। क्लियर है? तो लेमडा और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, c बाई न्यू। तो यहाँ पर आप लेमडा बराबर क्या रख दिए, सॉरी म्यू बराबर क्या रख दिए, म्यू को ऊपर ले जाइए, लेमडा को नीचे ले आइए, तो ये म्यू बराबर c बाई लेमडा हो जाता है, जिसको आप एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू mc स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद चूंकि इधर आपका c है, यहाँ भी आपका c है, तो एक c को यहाँ पर आप जब नीचे ले आएंगे तो ये c से c, एक c कैंसिल, तो आपका एक से जब कैंसिल हो जाएगा तो h अपॉन लेमडा इज इक्वल टू mc हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया आपका h अपॉन लेमडा इज इक्वल टू एम सी। अब देखिए इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर मैं अगर लेमडा चाहिए मेरे को, तो लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन एम सी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यहाँ पर आप लेमडा को एक साइड ले आइए और बाकी चीज़ों को दूसरे साइड, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो गया h अपॉन एम सी। देखिए अगर मैं इस वेलोसिटी ऑफ लाइट c को u से आपका, या म्यू कहीं पर म्यू दिखा दिया जाता है, म्यू से आपको सब्सटीट्यूट कर दूं, तो यहाँ पर देखिए लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h अपॉन एम म्यू, जहाँ लेमडा क्या है वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल और h क्या है प्लांक कांस्टेंट, और m जो है मास ऑफ द पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो म्यू है वो आपका वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी जो इक्वेशन को लेमडा इज इक्वल टू एम न्यू, इसी को ही हम क्या बोलते हैं डी ब्रोंगली इक्वेशन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स इसको, डी ब्रोंगली इक्वेशन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं एम यू को देखूं तो मास इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ पर म्यू को मैं वेलोसिटी ऑफ लाइट न बोल करके अगर पार्टिकल की, जो पार्टिकल मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी बोलता हूँ, तो उसको अगर उसके मास से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या हो जाता है मोमेंटम। तो यहाँ पर p इज क्या है मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। तो लेमडा इज इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम, और प्लांक कांस्टेंट तो एक कांस्टेंट है। तो फाइनली अगर मैं देखूँ कि लेमडा जो वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल है उसका जो रिलेशनशिप है मोमेंटम के साथ वो क्या होता है, तो लेमडा इज, या वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। तो वेवलेंथ लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम एंड इट इज आल्सो नोन एज डी ब्रोंगली रिलेशनशिप। तो इस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, डी ब्रोंगली रिलेशनशिप, दैट प्रेजेंट्स द relationship between wavelength of particle and momentum of the moving particle। और what is this relation, the momentum, या आप ये बोल सकते हैं the wavelength of the particle is inversely proportional to the momentum। क्लियर है? अब देखिए ये जो आपका मोमेंटम और लेमडा में हम रिलेशनशिप तो देख लिए। अब हम बात करते हैं कि ये जो आपका डी ब्रोंगली इक्वेशन है लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन एम यू, तो ये डी ब्रोंगली इक्वेशन जो है वो एप्लीकेबल होता है इलेक्ट्रॉन एज वेल एज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम और मॉलिक्यूल। ये रिलेशनशिप इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम एंड मॉलिक्यूल, इनके ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। वैसे ही अगर बात करें रिलेशनशिप की, तो ये जो आपका डी ब्रोंगली रिलेशनशिप है ये आल्सो एप्लीकेबल है टू कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ द मूविंग पार्टिकल। ऑब्वियसली ये जो आपका लेमडा जो है वो वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस रिलेशनशिप से मैं किसी मूविंग पार्टिकल की वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्लियर है? तो हम ये भी बोल सकते हैं कि उसके वेवलेंथ अगर हमको पता है तो हम उसके मोमेंटम को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द डी ब्रोंगली कॉन्सेप्ट्स की। तो सिग्निफिकेंस इसका क्या है कि किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल है, क्या ये जो है आपके जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल है, या माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल है। तो देखिए आपके कौन से पार्टिकल्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो देखिए द वेव कैरेक्टर ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट, द वेव कैरेक्टर ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट्स इन मोशन हैज़ नो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। आपका जो लार्ज ऑब्जेक्ट जब मोशन करता है तो उसका जो वेव कैरेक्टर है उसका कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, बिकॉज सिंस देयर वेवलेंथ इज टू स्मॉल टू ऑब्जर्व्ड एंड कांट बी मेजर्ड। इसका जो वेवलेंथ होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है। लेकिन अगर हम बात करें वेव कैरेक्टर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट, तो वेव कैरेक्टर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट इन मोशन, जब स्मॉल ऑब्जेक्ट मोशन कंडीशन में होता है तो उसका वेव कैरेक्टर का उसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो वेवलेंथ है देयर वेवलेंथ इज इजीली ऑब्जर्व्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रीजन। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के हेल्प से इसका जो वेवलेंथ है उसको ईजिली
ऑब्जर्व कर लिया जाता है, इसलिए इसका जो वेव करेक्टर है स्मॉल पार्टिकल का, उसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस होता है। आगे बढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि जब बोर्स थ्योरी बोलता है तो बोर्स थ्योरी जो है इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल कंसीडर करता है। क्या करता है? एज अ पार्टिकल। बट डी ब्राउनलीज का जो मेन कॉन्सेप्ट, इसका जो रिलेशन है, ये डी ब्राउनली का तो जो मेन आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ये बोलता है कि इन्होंने क्या बताया है कि कोई पार्टिकल जो होता है, जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन्स है, माइक्रो मूविंग पार्टिकल्स है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है पार्टिकल के समान भी होती है, साथ साथ उसका वेव नेचर भी पाया जाता है। दैट इज़ अकॉर्डिंग टू डी ब्राउनली किसी माइक्रो पार्टिकल्स की डुअल नेचर रिप्रेजेंट करने की टेंडेंसी होती है। क्या होती है? डुअल नेचर रिप्रेजेंट करने की टेंडेंसी होती है। तो डुअल नेचर में एक नेचर तो पार्टिकल का होता है तो दूसरा नेचर उसका वेव का होता है। पार्टिकल एंड वेव दोनों के तरह नेचर ये रखते हैं। इट्स मोमेंटम ड्यू टू corpuscular नेचर वाइल इट्स वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ड्यू टू वेव नेचर। तो वेव नेचर के कारण इसका वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी होता है, और आपका कर्पस्कुलर नेचर जो होता है उसके कारण इसकी मोमेंटम होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं एक वेवलेंथ कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं उसको यहाँ पर मेंशन किया है, क्योंकि इसका जो एक सिग्निफिकेंस इम्पॉर्टेंट ये है कि इससे हम वेवलेंथ हम क्या कर सकते हैं, मूविंग पार्टिकल कैलकुलेट कर सकते हैं। उससे चलिए, सपोज वी कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम एंड मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, इट्स डी ब्राउनली वेवलेंथ विल बी। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, लेमडा इज इक्वल टू h/mv। एच प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, 6.6 इंटू 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और मास जो है आपका इसका इलेक्ट्रॉन का क्या दिया हुआ है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। तो बताओ यहाँ से क्या क्या कट जाएगा भाई। तो यूनिट अगर मैं बात करूँ तो ये सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स खत्म, 1 मीटर से 1 मीटर खत्म, और आपका किलोग्राम से किलोग्राम खत्म। ऑन सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल वैल्यू आपका यूनिट कौन सा बच का आता है, मीटर, और वेवलेंथ एक जो है लेंथ से समझ आ रहा है आपको, इसका यूनिट में मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम यही आना था। यहाँ पर आपका क्या बचा है, मीटर, तो मीटर बच के आएगा देखो, और इसका सॉल्व करोगे तो 0.727 इंटू 10⁻10 मीटर होगा। इसको और आप कैसे दे सकते हैं, इस पॉइंट को अगर आप इसको इधर ले खिसकाना है तो 10⁻10 को अगर आप 10⁻11 कर देते हैं तो ये पॉइंट जो है एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा। तो ये 7.27 इंटू 10⁻11 मीटर इसका वेवलेंथ इस मूविंग पार्टिकल का आ रहा है। दिस वैल्यू लेमडा कैन बी मेजर्ड बाय द मेथड सिमिलर टू दैट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। तो एक्सरे जो आपका मेथड होता है वेवलेंथ डिटर्मिनेशन का, वो जो आपका वेवलेंथ जितना आपका मेज़र करता है वही वेवलेंथ आप इस फार्मूले से भी क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिए। दैट इज इट इज़ आल्सो एप्लीकेबल टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द मूविंग पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ डी ब्राउनली कॉन्सेप्ट्स। क्लियर है? सो फ्रेंड्स, ये था आपका डी ब्राउनली इक्वेशंस, उसका जो कैसे डिराइव किया जाता है, उसको सिग्निफिकेंस क्या है, उसका रिलेशनशिप क्या है, इक्वेशन का कहाँ पर हेल्पफुल है, किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, आपका रिलेशनशिप किसके लिए एप्लीकेबल है, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर मोर इंटरेस्टिंग लेक्चर।